Hello, folks. Welcome to your second lecture in CAT Essentials. Today, we are going to deal with fundamentals of logical reasoning. So, we've already seen fundamentals of data interpretation. अब हम जा रहे हैं fundamentals of logical reasoning. Why is knowing the fundamentals very important? See, it's just like swimming, right? जब आप पानी में कूदते हो आपको पता होना चाहिए कि पानी कैसा है, कितना डीप है. Do you know how to swim or not? So that's basically what this does. This lays a very good foundation so that आप जब topics पढ़ें तो आप easily relate कर पाएं. Let's get this thing started. My name is Amit Surana. I am your DILR expert. I am an aeronautical engineer with 10 years of experience and I've trained multiple people get 99% and above, and I've also trained people in CAT, GMAT, GRE and other management entrance tests. Let's do a quick recap of what we saw in the previous lecture, that is fundamentals of data interpretation. उसमें हमने ना सिर्फ data interpretation but everything about LRDI देखा था, right? So what we saw is there would be 4 sets with 20 questions and 40 minutes. This is what was asked from 2021 to 2023. यही देखा है हमने. This has been the pattern. So apparently this year also we can expect something of this sort. We've seen that कि कोई भी DILR का क्वेश्चन होता है उसे हम सेट बुलाते हैं. उस सेट में एक पार्ट होता है इंस्ट्रक्शंस और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चंस. तो we've seen the types of questions also. हमने देखा कि 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है जिसे हम बुलाते हैं MCQ, जहां पे होते हैं आंसर चॉइसेस, एंड इफ यू गेट एन MCQ क्वेश्चन करेक्ट आपको मिलते हैं 3 मार्क्स. इफ यू गेट इट रॉन्ग यू गेट अ नेगेटिव मार्क, एंड अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करके आए तो आपको 0 मिलता है. मतलब यू डोंट गेट एनीथिंग बट यू डोंट लूज एनीथिंग ईदर. द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टीटा. टीटा का मतलब क्या है? टाइप इन द आंसर. इसमें हर क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको मिलते हैं 3 मार्क, गलत करने पे आपको कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलता है, एंड अटेम्प्ट ना करने पर भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है. तो द बिग डिफरेंस बिटवीन MCQ एंड टीटा: 1, MCQ में ऑप्शंस होते हैं, इसमें नहीं होता है. 2, MCQ में नेगेटिव मार्किंग होता है, टीटा में नहीं होता है. ओके, एंड हाउ डज अ टीटा क्वेश्चन लुक लाइक? अ टीटा क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस. आपके सामने रहेगा एक टेक्स्ट बॉक्स. यू विल हैव वन टेक्स्ट बॉक्स हियर जहां पे आपको आंसर एंटर करना होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस, लेट मी से इन ऑल द केसेस लेटली वी हैव सीन के जो आंसर्स हैं आपके वो पॉजिटिव इंटीजर टाइप में ही होते हैं. नो डेसिमल्स, नो नेगेटिव्स, राइट? तो यहां पे आपको कैसे टाइप करना है? यू विल हैव अ की पैड, है ना, एक नंबर पैड रहेगा आपके बॉक्स के नीचे जहां पे आपको अपने माउस के हेल्प से आंसर को टाइप करना होता है, राइट? यू कैन नॉट यूज योर कीबोर्ड, माउस को रख के आपको टाइप करना होता है. एंड वीव सीन LR वर्सेस DI इन DLR सेक्शन के LR का कितना सिग्निफिकेंस होता है, DI का कितना सिग्निफिकेंस होता है. नॉर्मली वी एक्सपेक्ट के LR एंड DI इक्वल होंगे, मतलब मे बी 2 सेट DI होंगे, 2 सेट LR होंगे, या हमें लगता है कि सर DI ज्यादा हो सकता है LR कम, या हमें लगता है कि LR ज्यादा हो सकता है DI कम. Apparently there is no such strict rules that they follow when setting the questions, है ना. हर स्लॉट में हमने देखा है कि LR वर्सेस DI का जो रेशियो है वो चेंज होते रहता है. इनफैक्ट हमने देखा है कि 2023 में वी नेवर गॉट एनी प्योर DI सेट. प्योर DI का कोई सेट ही नहीं आया जहां पे कोई चार्ट दिया हो, कोई बार ग्राफ या कोई पाई चार्ट दिया हो, उसमें से हमें डेटा को रीड करके आंसर करना, ऐसा कोई आया ही नहीं था. बट वी स्टिल कैन नॉट रूल इट आउट, है ना, क्योंकि the year before that we have seen. So since CAT in itself is a very unpredictable test and DLR उसमें सबसे ज्यादा unpredictable होता है. We never know what kind of set could be thrown at us. So this is going to be a big mystery throughout. फिर हमने देखा requirement for 99 percentile, you don't have to get all the questions right. In fact that's not possible also कि सारे 20 questions हमने आंसर कर दिए और 60 मार्क्स आ गए बॉस हमें DLR में. That's not possible because the test is designed in such a way कि given 40 minutes में आप चारों सेट सॉल्व करके सारे 20 क्वेश्चन सही से आंसर नहीं कर सकते. हालांकि अगर आप तुक्का लगाएं और शायद लग जाए सही तो अच्छी बात है, बट दैट ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो इन ईच ऑफ द केसेस, है ना. सो फॉर 99 परसेंटाइल एंड अबव ऑल यू रिक्वायर आर हाफ ऑफ द क्वेश्चंस. मतलब 20 में से अगर आप 10 सही से कर लें विद 100% एक्यूरेसी, दैट्स वे मोर देन सफिशिएंट. लेट्स से अगर आप
एक भी गलत कर देते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर आप गलत कर देते हैं तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, यू हैव टू मैनेज दैट अप, है ना। सो फॉर 3 रॉन्ग एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एक सही करना पड़ेगा, बिकॉज -1 ये जो -3 होता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको एक +3 की जरूरत होती है। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज एमसीक्यू में फूक फूक के कदम रखना है, राइट। यू डू नॉट गो रैंडमली आंख बंद करके गन्स ब्लेजिंग, नहीं जाना है कि हाँ ये लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो। या फिर कई लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि सर एक काम करते सब में ए लगा के आएंगे, किसी एक में तो लगेगा, हाँ बॉस कोई एक में लग सकता है, बट बाकी के जो 99% क्वेश्चंस है उसमें फिर लग जाएंगे, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू मेक दैट मिस्टेक, क्योंकि एक्यूरेसी इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर थिंग इन अ टेस्ट लाइक कैट, है ना। तो अनलेस एंड अंटिल यू आर एटलीस्ट 80-90% श्योर ऑफ एन आंसर, डोंट रैंडमली सेलेक्ट दैट एंड कम। ऑन दी अदर हैंड अगर टीटा क्वेश्चन है तो डोंट लीव अ टीटा क्वेश्चन अनआंसर्ड, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। दैट बीइंग सेड, we've also seen essentials for DI and topics involved in DI, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज रन नाउ, ये लेक्चर देखने के बाद इमीडिएटली वो देख लेना, ठीक है। So, हमने देखा बेसिक ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, एलिगेशन, इक्वेशंस, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना जरूरी है, बिकॉज इनके एप्लीकेशंस वहां पे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आ गया जहां पे यू हैव टू यूज जस्ट इक्वेशंस एंड गेट इट डन। दैट हैपेंस इन क्वांट, दैट डज नॉट हैपन इन DILR। DILR में क्या होता है, यू हैव एन एंटायर सेट बेस्ड ऑन इट, मे बी कोई एक क्वेश्चन उसके बेसिस पे हो सकता है या पूरा सेट भी उसके बेसिस पे हो सकता है। सो फॉर इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल विद DI सारे क्वेश्चंस, क्योंकि DI में सेट को सॉल्व करना इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ टास्क, तो ये जो मिनिमम चीजें हैं इसके कारण यू शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, है ना। तो गो हेड, फाउंडेशन देखो, इन सब के फाउंडेशंस अवेलेबल हैं, इन सब टॉपिक्स के फाउंडेशंस अवेलेबल हैं, गो अहेड एंड हैव अ लुक एट इट। और ये सारे हैं टॉपिक्स, ऑल दीज आर द टॉपिक्स दैट आर इन्वॉल्वड इन DI। यू हैव टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, मिसलेनियस चार्ट्स, मल्टीपल चार्ट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, इन सब का मैंने एग्जांपल्स दिया है इन द प्रीवियस लेक्चर। वी विल बी टैकलिंग ईच ऑफ दीज वन बाय वन, ठीक है। And this one very important thing that we've seen, that DILR is a mix of quant and verbal. Yes, you have to be comfortable with quant क्योंकि math based होते हैं सब कुछ. You have to be comfortable with verbal also क्योंकि language समझना बहुत ज्यादा जरूरी है when it comes to DILR, क्योंकि सेट होते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट होता है, हर टेक्स्ट में हर वर्ड का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है, सो यू नीड टू लर्न दैट, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ दीज। तो ऐसा नहीं है कि सर मेरा वर्बल अच्छा नहीं है, मैं मैथ रख के कर लूंगा क्या, कुड बी वेरी डिफिकल्ट। सेम थिंग अप्लाइज के सर मेरा वर्बल अच्छा है बट मैथ अच्छा नहीं है, उसको रख के हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन बोथ इन ऑर्डर टू क्रैक DILR का एंटायर सेक्शन। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम देखेंगे LR के लिए एसेंशियल्स क्या क्या है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स टेस्टेड है। तो एसेंशियल्स फॉर LR, यू हैव रीडिंग क्लूज, क्योंकि आपको टेक्स्ट दिया होगा, क्लूज दिए होंगे, कंडीशंस दिए होंगे, उन्हें आपको सही से पढ़ना है, उन्हें आपको समझना है। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस सेट कुड बी कॉम्प्लेक्स, आई एम नॉट सेइंग विल ऑलवेज बी, कुड बी कॉम्प्लेक्स, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट पॉसिबल वर्डिंग एवर, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द परसेप्शन यूज्ड इन द क्वेश्चन, सो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख के वो कंडीशन बनाया गया है। नेक्स्ट, focus, you have to focus at, so it is just like let's say कोई पैसेज दे दिया आपको, है ना, बहुत लंबा चौड़ा RC का पैसेज दे दिया है, we note in order to answer the questions, ये पूरे RC में जो कुछ भी दिया हुआ है वो पूरा जरूरी नहीं होता, you just need bits of it, right, but then you need to focus on the right thing, yes, so वो, and then we have elimination in the sense of answer choices। कई बार ऐसे होता है कि आप सही आंसर पे अराइव नहीं कर पाते हैं, बट आंसर चॉइसेस में 4 में से अगर आप 3 को एलिमिनेट कर दे तो यू विल हैव दैट वन राइट आंसर, है ना। तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। ऑल दिस इज अवेलेबल इन द फाउंडेशन बैच फॉर LR, इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल्स के नाम पे है ये PDF। अगर आप डाउनलोड करोगे, यू कैन यूज दिस लिंक टू डायरेक्टली टेक यू टू दैट वीडियो, ठीक है। चलो अब चलते हैं रीडिंग क्लूज की तरफ, हाउ टू रीड क्लूज। उससे पहले देखते हैं क्या क्या टाइप के क्लूज होते हैं। तो पहला वी हैव डायरेक्ट एंड रेलेवेंट क्लूज। डायरेक्ट क्लूज वो होते हैं जो
एकदम डायरेक्टली आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे देता, मतलब उस क्लू को रख के यू कैन फिल एन एम्प्टी स्पेस इन योर पजल, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, हियर वी हैव Ravi sits second to the right of Raj, who sits in the left end of the row. So why is this a direct clue? Why is this a relevant clue? So let's say we have some people seated, है ना, कुछ 5 लोग बैठे हैं या whatever. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Ravi sits second to the right of Raj. तो अगर राज यहाँ पर है, अगर राज यहाँ पर है, तो second to the right of Raj पे कौन बैठता है? ये first of the right, ये second of the right पे रवि बैठा है. And what are they saying? राज कहां पे बैठता है? सिट्स इन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. तो राज लेफ्ट एंड पे है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में और कोई नहीं है. ही इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड. दैट बेसिकली मींस अगर 5 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके रवि के बाजू में 2 लोग और होंगे. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड. व्हाई इज दिस अ डायरेक्ट एंड रेलेवेंट क्लू? Direct because it is directly giving us the information where Raj and Ravi would be seated, and it is relevant because this is going to be a good first step for us to get the arrangement right. Yes. The second type of clue is called a direct and less relevant clue. Direct clue तो है वो, मतलब अपने हमें पोजीशन तो समझा रहा है, बट वो एकदम रेलेवेंट नहीं है, मतलब दैट कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विथ, राइट? रीमा सिट्स नेक्स्ट टू रितिका. अब रीमा रितिका के बाजू में बैठी है. ओके, व्हाट हैपेंस हियर? वन, रीमा अगर यहां पर है, रीमा के बाजू में कौन बैठा है? रितिका बैठी है. Could this be the only possibility? No. Why? क्योंकि रीमा के बाजू में रितिका could be on this side और रितिका could also be on this side. Yes. तो ये डायरेक्ट तो है, हमें ये तो बता रहा है कि रीमा और रितिका बाजू बाजू में बैठे हैं, बट ये नहीं बता रहा है कि कौन से बाजू में. ऑल्सो क्या हमें रीमा और रितिका का पोजीशन पता है? वी डोंट नो, राइट? अगर हम ये वाला एग्जाम्पल अस्यूम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अस्यूम करते हैं, देन वी नो फॉर अ फैक्ट दैट रीमा और रितिका अगर बाजू बाजू में बैठे हैं, एंड इफ देयर आर 5 पीपल, रीमा और रितिका के लिए कौन सी जगह बाकी है? यहां पे रीमा रितिका दोनों नहीं आ सकते, सो इट हैज टू बी दीज 2 प्लेसेस. बट अगेन वी आर नॉट श्योर कि रीमा कहां पे बैठेगी, रितिका कहां पे बैठेगी. तो वन ऑफ द केसेस कुड बी रीमा इज हियर एंड रितिका इज हियर. यस. और द अदर केस कुड बी कि रितिका इज हियर and Rima is here. So although it is giving us a very good information कि रीमा रितिका साथ में बैठते हैं, we can make 2 cases, 2 cases निकल के आते हैं where we have रीमा रितिका, रितिका रीमा, but we know that के last 2 seats ही उनके होंगे. So this may not be the first thing to start with, क्योंकि अगर आप इस क्लू के साथ चालू करते हैं then you will be stuck, क्योंकि 5 spaces है, 5 empty spaces है, 1 2 3 4 5, रीमा रितिका, रीमा रितिका, रीमा रितिका, रीमा रितिका, रितिका रीमा, रितिका रीमा, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, राइट? सो सिंस वी हैव दैट इश्यू, दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू स्टार्ट विथ, राइट? एंड द लास्ट वी हैव इज इनडायरेक्ट क्लूज. इनडायरेक्ट क्लूज बहुत इनफेमस है, बहुत अनोइंग भी लगते हैं व्हेन वी लुक एट इट, क्योंकि हमें लगता है कि वो ये क्या काम के हैं, फालतू में जगह भरे. द मेजर यूज फॉर एन इनडायरेक्ट क्लू इज टू हेल्प अस एलिमिनेट मल्टीपल केसेस. अगर मल्टीपल केसेस बन रहे हैं तो इट हेल्प्स अस एलिमिनेट इट. ये क्या बोल रहा है? रजत डज नॉट सिट एट ईदर एंड्स ऑफ द रो. रजत ईदर एंड्स पे नहीं बैठता, मतलब रजत ये एंड पे भी नहीं बैठा है, ये एंड पे भी नहीं बैठा है. ऑल्दो विद दिस वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि रजत के लिए एक ही जगह बाकी है, दैट इज हियर. यस, बट स्टिल इट गिव्स अस अ वेरी गुड क्लू इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द केसेस. ठीक है. सो you cannot start with an indirect clue because क्योंकि अगर ये for example again 1 2 3 4 5 है, 5 spaces हैं for 5 people, right? अगर ये बोल रहा है रजत does not sit in any of the end of the rows, मतलब हमें सिर्फ ये पता है कि रजत यहाँ पे नहीं बैठ सकता और यहाँ पे नहीं बैठ सकता, but still it gives us 3 cases, right? शुरुआत में ही अगर 3 cases बन रहे हैं, आगे आगे जाके और ज्यादा cases बढ़ेंगे, which is going to be very annoying for us, है ना? रजत यहाँ पे भी बैठ सकता है, रजत यहाँ पे भी बैठ सकता है, रजत यहाँ पे भी बैठ सकता है. The idea is whenever these kind of questions come, LR based जब भी questions आते हैं, idea is to reduce the number of cases so that you don't get too deep into it, है ना? So what's the process with these 3 types of questions? Direct relevant, direct less relevant and indirect clues. You always start with direct and relevant clues. आपको सबसे पहले direct relevant clues ढूंढने हैं और उसी से आपका जो solving process है उसे start करना है.
you have to continue with direct and less relevant clues, क्योंकि direct and less relevant clues are going to help you build the rest of the set, and you will use indirect clues to eliminate multiple cases. Done? तो ये रहे reading the clues. Next we are moving towards understanding the language used in logical reasoning sets. तो लॉजिकल रीजनिंग सेट्स में जहां पे लैंग्वेज यूज होते कई बार इट बिकम्स लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर अस टू फिगर थिंग्स आउट. तब क्या होता है, वी एंड अप गेटिंग टू मेनी केसेस, राइट. जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पे बहुत सारे केसेस बन रहे, देयर कुड बी वन ऑफ टू थिंग्स. वन, या तो सेट जानबूझ के कॉम्प्लेक्स किया गया, या दूसरा हम क्लूज को सही से नहीं समझ रहे. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द सेकेंड सिचुएशन. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आर, है ना. तो कई बार टू मेक अस explain the situation, background समझाने के लिए they'll say that there are 10 friends, there are 2 friends, there are 3 friends, 4 friends, जो भी number when they start giving you the number, वहां पे जो list बनती है वो एक ordered होता है और एक unordered होता है. What do I mean by that? पहला example देखते हैं. Each of 4 friends ABCD owns one of red, yellow, green and blue cars. Yes. तो क्या यहां पे हम बोल सकते हैं कि A रेड कार ही ओन करेगा, B येलो कार ही ओन करेगा, C ग्रीन कार ही ओन करेगा और D ब्लू कार ही ओन करेगा? कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि ये सेम ऑर्डर में है, स्पेसिफिक ऑर्डर में है? नहीं, राइट. सो व्हेन नथिंग ऑफ दैट इज गिवन टू अस, कहीं पे अगर ऐसा दिया होता है कि रेस्पेक्टिवली और इन द सेम ऑर्डर, देन यू कैन कंसिडर दैट, बट अदरवाइज यू कैन नॉट. तो हमें नहीं पता कि A रेड ओन करता है या नहीं करता है. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बिकॉज देन दैट बिकम्स a big question mark, right? So in this case we do not know who owns which color of car, right? But अगर आप अगले एग्जाम्पल को देखेंगे, if you have a look at the next example, 3 employees X, Y and Z are given a bonus of 10, 12 and 15% respectively. This word gives us super clarity as to what, कि X को डेफिनेटली 10% का ही बोनस मिला है, Y को डेफिनेटली 12% का ही बोनस मिला है एंड Z को डेफिनेटली 15% का ही बोनस मिला है. सो दीज स्मॉल वर्ड्स, राइट, दे क्रिएट अ बिग इंपैक्ट इन हाउ यू अंडरस्टैंड द क्लू एंड आप उस क्लू को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हो. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल वर्ड्स, है ना. छोटे हिंट्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, as small as a comma also makes a very big difference. Let's have a look at that. So modifier में क्या होता है, what happens in a modifier? A modifier is nothing but an extra information, additional information given about the subject or the object of a sentence, है ना. तो ये modifier करता क्या है, it gives you additional information that may or may not help you in solving the set, but कुछ तो additional information दिया गया. So have a look at this. Dhruv, the father of Vikram, plays hockey. A big question here is, कौन किसके पापा हैं? Next, which of these two, Dhruv and Vikram, Dhruv और विक्रम में से कौन हॉकी खेलता है? Right? When such kind of a situation arises, we get confused. फिर multiple cases बनते हैं. We intentionally create an anomaly here, right? कि भाई ध्रुव हॉकी खेल रहा है कि विक्रम हॉकी खेल रहा है, क्या दोनों हॉकी खेल रहे, क्या यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, राइट. ऑल दैट क्वेश्चन कम्स अप हियर, राइट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस सेंटेंस. यस, वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉमास. व्हाट इज हैपनिंग? ध्रुव कॉमा द फादर ऑफ विक्रम कॉमा प्लेज हॉकी. तो अब अगर हम इसको हटा दें, ये वाले पार्ट को अगर हम सेंटेंस से हटा दें, डज इट मेक सेंस? ध्रुव प्लेज हॉकी, जी हाँ. तो कौन हॉकी खेल रहा है? हॉकी इज प्लेड बाय ध्रुव, है ना. ध्रुव हॉकी खेल रहा है, बट ये ध्रुव है कौन? Who is Dhruv? Dhruv is the father of Vikram, right? Dhruv कौन है? विक्रम के पापा हैं, right? So what is happening here? ये जो पार्ट है, the father of Vikram जो है, this becomes your modifier. Yes, ये अगर ना भी हो तो भी सेंटेंस का मतलब निकल रहा है. एंड इसके पीछे का रीजन क्या है? टू गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज ध्रुव. ठीक है. सो द आइडिया हियर इज टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ ऑर्डर इन विच यू रीड द सेंटेंस, है ना. क्या ऑर्डर में आप रीड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे कॉमास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ अ मॉडिफायर. हियर इट इज, किरण इज द ब्रदर ऑफ द मैनेजर हु ट्रेवल्स बाय कार, है ना. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किरण जो है वो ब्रदर है मैनेजर के, हु ट्रेवल्स बाय कार. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें सिमिलर सिचुएशन हो रहा है कि
कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे, एंड कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उनके बारे में, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट देम। इन दिस केस कौन हॉकी खेल रहा है, इन दिस केस कौन कार से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ आई यूज द सेम लॉजिक हियर, देन ब्रदर ऑफ मैनेजर बिकम्स अ मॉडिफायर, बट इज दैट ट्रू? नहीं। तो कैसे पता चलता है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट? ये सब आपको वर्बल में, ग्रामर रूल्स में सिखाया जाएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ गुड स्टार्टअप आइडिया, स्टार्टअप के लिए आइडिया नहीं, एन आइडिया टू हेल्प यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि यहां पे आपको एक पता चलेगा कि द पार्ट किरण इज द ब्रदर ऑफ मैनेजर, दिस इज द एक्चुअल सेंटेंस, राइट? किरण जो है मैनेजर का भाई है, दैट इज द एक्चुअल सेंटेंस। हु ट्रेवल्स बाय कार इज द मॉडिफायर। तो यहां पे मॉडिफायर क्या है? दिस पार्ट। यस, सो हाउ आर वी गोइंग टू लुक एट दिस स्टेटमेंट? किरण इज द ब्रदर ऑफ मैनेजर, तो किरण जो है वो मैनेजर का भाई है, ओके वो मैनेजर का भाई है। और यहां पे ये बताओ कि कार से कौन ट्रैवल करता है, किरण ट्रैवल करता है कि मैनेजर? तो व्हाट डू वी नीड टू लुक एट हियर? वी नीड टू लुक एट द पार्ट हु, क्योंकि दिस इज व्हाट इज इनिशिएटिंग द मॉडिफायर, और ये कॉमा। तो व्हेनेवर यू हैव अ कॉमा फॉलोड बाय हु, व्हिच, व्हेन, वेयर, ये सारे जब वर्ड्स होते हैं, दैट बेसिकली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्पोकन नाउन, है ना? तो अभी इस स्टेटमेंट में सबसे लास्ट हमने किसकी बात करी थी? मैनेजर की। तो यहां पे कार से कौन ट्रैवल करता है? किरण? नो, मैनेजर। सो मैनेजर ट्रैवल्स बाय द कार। समझ में आ गया? हु ट्रैवल्स बाय कार इज फॉलोड, इज कम्स आफ्टर अ कॉमा, तो ये मॉडिफायर बन गया। और ये किसका मॉडिफायर बना? मैनेजर का, किरण का नहीं। ठीक है, सो हियर आर टू गुड एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू आर सपोज्ड टू रीड अ गिवन स्टेटमेंट। मॉडिफायर क्या है, कैसे उन्हें यूज करते हैं, दोनों केसेस में कॉमास है, कॉमास के भी अलग अलग यूसेस क्या होते हैं, ऑल ऑफ दैट इज गिवन हियर। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। यहां पे ना तो कोई कॉमा है, ना कोई हु, वेयर, विच ऐसे वर्ड्स हैं। तो हाउ डू वी रीड दिस? यहां पे हमें कंटिन्यूसली पढ़ना है। क्या करना है? द येलो हाउस इज नेक्स्ट टू द ब्लू हाउस एंड इट हैज अ ग्रीन बालकनी। सो यहां पे क्या है? एंड। Yes, whenever you have a continuity term, जैसे and है, that basically means we are still talking about the first spoken noun itself, right? The yellow house. Yellow house is next to the blue house. चलो ये तो हम लिख लेंगे कि yellow house और blue house बाजू बाजू में है, but green balcony किसकी है? It. Who is the it here? Not blue house. In fact, it is the yellow house. समझ में आ गया? तो जब भी and आता है बीच में, मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसी पहले पर्सन के बारे में और डिटेल में बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं उसी के बारे में। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो येलो कलर का जो घर है उसमें है ग्रीन बालकनी। यस, दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स टू गेट यू स्टार्टेड ऑफ। ये ऑब्वियसली इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर ग्रामर, but this gives you a very good information about how you're supposed to read conditions and clues, और उन्हें हमें कैसे समझना है और कैसे हमें उन्हें बोर्ड पे डालना है, राइट? या आपके केस में पेपर पे लिखना है। डन। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या? पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? कई बार ऐसे होता है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्लू दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, उसमें जो टारगेट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो परसेप्शन है, वो चेंज होते रहता है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। लुक एट द फर्स्ट वन। क्या बोल रहे हैं? ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 40% was spent on supplies and 10% was spent on raw materials. Let's say total expenditure 100 rupees था, ठीक है, 100 rupees था। ये क्या बोल रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर में से 40% was spent on supplies. तो 100 का 40%, कैन वी से 40 rupees was spent on supplies? मैं इसे थोड़ा साइड में लिख लेता हूं so that it doesn't affect the next statement. ठीक है, so 100 rupees हमारा एक्सपेंडिचर है, उसमें से 40 रुपीज जो है वो क्या है? सप्लाईज पे स्पेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? एंड। तो अगेन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? एंड मतलब क्या है? वी स्टिल टॉकिंग अबाउट द इनिशियल स्पोकन टर्म ओनली। एंड 10% ऑफ व्हाट? ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओनली। एंड 10% was spent on raw materials। मतलब इस 100 रुपीज का 10% जो कि कितना है? 10 रुपीज was spent on raw materials। क्लैरिटी मिली? Yes, यहाँ पे continuity used है। Here what is used? Continuity. On the other hand, now see how the point of view changes here.
नेक्स्ट वाला में देखो, ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 40% was spent on supplies, comma, of which 10% was spent on raw materials. So now what is happening? यहां पे क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस पार्ट, यहां पे एंड बोल के कंटिन्यू किया है, यहां पे कॉमा के बाद विच. आई टोल्ड यू ना, हु, विच, व्हेन ऐसे जब वर्ड्स आते हैं, वेयर ऐसे जब वर्ड्स आते हैं, मतलब ये क्या है? मॉडिफायर है. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम ले रहे हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, उसमें से 40%, दैट इज 40 रुपीज वो स्पेंट ऑन सप्लाईज. अब ये क्या बोल रहे हैं? कॉमा सप्लाईज के बारे में, कॉमा ऑफ विच 10% वो स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल्स. मतलब ऑफ विच मतलब किसके बारे में? सप्लाईज के बारे में. तो सप्लाईज का 10%, 40 का 10% क्या है? 4 रुपीज. 4 रुपीज वो स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल्स एंड रिमेनिंग 36 रुपीज जो है, 90% जो है वो स्पेंट ऑन समथिंग एल्स. वी डोंट नो, वो आगे में होगा शायद क्लू में, बट यहां पे ये दिया हुआ. सो व्हाट इज द आइडिया? यहां पे रॉ मटेरियल वाज कॉस्टिंग अस 10 रुपीज, यहां पे रॉ मटेरियल वाज कॉस्टिंग अस 4 रुपीज. अगर हम क्लू को गलत तरीके से पढ़ें, पहले सिचुएशन में दूसरा वाला लगा दे या दूसरे सिचुएशन में पहला वाला लगा दे, तो पूरा क्वेश्चन स्पॉइल होगा. अब ऐसे में क्या होता है? सिर्फ क्वेश्चन ही स्पॉइल नहीं होता, आपका टाइम, एनर्जी एंड ऑल्सो द मोरल विल फॉल, है ना. जब ऐसे हो जाता है, जब टाइम खराब हो जाता है, आपकी एनर्जी खराब हो जाती है और मोरल भी कम हो जाता है कि बॉस मैंने तो सब कुछ सही सही किया, फिर क्यों आंसर मैच नहीं हो रहा है, या क्यों मेरे को गलत आंसर आ रहा है, या क्यों मेरे को आंसर इंटीजर में आना चाहिए था, डेसिमल में आ रहा है. ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ यू नॉट रीडिंग, अस नॉट रीडिंग द क्लूज प्रॉपरली, है ना. तो यहां पे आपको जो परसेप्शन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब भी वो बदलता है, यू हैव टू बी सुपर केयरफुल अबाउट इट. ठीक है. Moving to the next thing, which is called focus. Yes. Now, a lot of times what happens is we do not हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ सेट, बहुत बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है, जस्ट लाइक आरसी, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या होता है? बहुत सारा टेक्स्ट होता है, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है टू आंसर द क्वेश्चन, राइट. तो ऐसे में क्या किया जाए? यू नीड टू फोकस ऑन द राइट थिंग. आपको पढ़ना सब कुछ है, यू कैन नॉट ओमिट रीडिंग थिंग्स कि ये मत पढ़ो, ये जाने दो, वो जाने दो, ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज देयर कुड बी सम हिडन क्लू, सम हिडन इंफॉर्मेशन इन दैट पार्ट दैट यू स्किप, विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू डियरली लेटर, है ना. तो इंस्टेड आप क्या करोगे? अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो भी है, आप उसे पढ़ोगे जरूर, बट आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, है ना, उस पर ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान नहीं दोगे. सो हैव एन एग्जांपल हियर. द इंडियन ग्रैंड प्री was a Formula One race in the calendar of the FIA Formula One World Championship, which was held at the Buddh International Circuit from 2011 until 2013. There were 7 participants: Hamilton, Verstappen, Sargent, Ricciardo, Perez, Alonso and Hülkenberg. ठीक है. तो अब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दिस कुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सेट बीइंग स्टार्टेड. तो कुछ बैकग्राउंड उन्हें देना होता है. अब यहां पे इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो the name of the competition, type of the competition, कौन सा चैंपियनशिप का है, which championship, where was it held, ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है. तो इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है गाइस? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर? यहां पे अगर आप देखोगे, all that you need to know is one, the timing. This could be useful. ये जो है यूजफुल हो सकता है कि 2011 until 2013, मतलब 2011 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2013 में हुआ था. We can say that. Yes. Next, ये क्या बोल रहे हैं? Simply they're talking about the 7 participants. 7 participants कौन कौन है ये? Luckily, यहाँ पे क्या है? वी आर फॉलोइंग द नेमिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हियर इज ABCD. मतलब अगर इनके इनिशियल्स अलग अलग हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट इटसेल्फ, है ना. उसी को आप कंसिडर करोगे. उनका पूरा नाम क्या है जान के क्या ही करना है, हमें उनकी कुंडली निकालनी नहीं है. सो लेट्स नॉट फोकस ऑन देयर एंटायर नेम, जस्ट नो दैट देयर वर 7 पार्टिसिपेंट्स, ABCDEF एंड G, है ना. तो कितने? 7 पार्टिसिपेंट्स है. तो इस पूरे पैराग्राफ में थिंग्स दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज जस्ट दीज 2. एक 2011 से 2013 हुआ था ये. अगेन वी डोंट नो इफ इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी पता चलेगा.
but the important thing was what? There were 7 participants, A, B, C, D, E, F, G, were the first letters of their name, right? बाकी का पूरा इंफॉर्मेशन, बाकी का सब कुछ जो दिया हुआ है इज पॉइंटलेस. क्यों देते हैं? सो दैट व्हेन यू लुक एट द सेट, आपको ये सेट कॉम्प्लेक्स लगे, लेंथी लगे, उसी डर से आप इस सेट को छोड़ के आ जाएं. कई बार ये होता है कि एनीथिंग दैट वी थिंक इज वे टू लॉन्ग, वी गेट स्केर्ड बिफोर हैंड, है ना. हमारा इंट्यूशन कहता है कि बॉस ये जाने दे, ये इतना लंबा, अगर क्वेश्चन इतना लंबा है तो सोचो सोल्यूशन कितना लंबा होगा, राइट. बट आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पे आपको पता चल रहा है कि सिर्फ ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मसाला भरा हुआ है जिसे आप निकाल भी सकते हैं एंड स्टिल यू कैन आंसर द क्वेश्चन, राइट. So you need to know which piece of information is important, which piece of information can be skipped and omitted, and why do you need to do that? One, so that you can save time, obviously. क्योंकि अगर आप बैठ के सब कुछ लिखेंगे कि हाँ बॉस कंपटीशन का नाम था इंडियन ग्रांड प्री, फिर आप लिखोगे फॉर्मूला 1 का रेस था, फिर आप लिखोगे कि FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का था, ये कहां पर हुआ था, बुध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था. All that will waste a lot of time. Writing the entire names is going to waste a lot of time, right? So instead what you do, you focus on things that actually matter to you. ये पूरा पैराग्राफ में बस ये 2 चीजें थी नोटवर्दी, राइट. ऑन दी अदर हैंड कई बार ऐसे हो जाता है कि नेम्स इंटेंशनली, नाम जो है उनके इनिशियल सेम रखते हैं, या तो सारे इनिशियल सेम रखेंगे या कोई 2 या 3 के इनिशियल सेम रखेंगे. ऐसे में क्या हो जाता है, वी फॉल इन दैट लूप कि अब क्या करें. अब अगर मैं पहला लेटर लिखूंगा, आई विल गेट कंफ्यूज. फर्स्ट 2 लेटर्स लिखेंगे, वहां पर भी हमने एक एग्जांपल देखा था, है ना, वी सॉ रजत, रीमा, रितिका, ऐसे वाला. तो अगर हम आर 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 लिखेंगे, यस हमें नाटू नाटू डांस करना पड़ेगा. अगर हम फर्स्ट 2 लेटर्स लिखते हैं, वहां पर भी कंफ्यूजन है, बिकॉज रीमा RI, रितिका RI दोनों सेम था. तो ऐसे केसेस में टू अवॉइड कंफ्यूजन पूरा नाम लिखो. ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है, स्टिक टू यूजिंग द इनिशियल्स इटसेल्फ. डन? यस. The next thing that a lot of people do is they bring out their own variable, right? वो क्या बोलते हैं कि हाँ चलो, we have a situation जहां पे we have Raj, we have Rajat, we have Rahul, we have Ritika and we have Reema. Yes, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम ना इसे A बुला देंगे, इसे B बुला देंगे, इसे C, इसे D और इसे E, या इसे X, Y, Z. ये करने पे क्या होता है, यू क्रिएट अ चांस, यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मिस्टेक. द आइडिया इज टू रेड्यूस दीज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करने के गैप ही कम कर देंगे, जगह ही हटा देंगे, तो मिस्टेक कैसे करेंगे, राइट. सो डोंट डू दिस, ये मत करो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू, राइट. कई लोग ये करते हैं कि अच्छा राज में J है तो J लिख लेंगे, रजत में T है तो T लिख लेंगे, राइट. इसमें J लिख लेंगे, इसमें T लिखेंगे. कोई कंडीशन में आप रजत के जगह पे J लगा देंगे, कई कंडीशन में आप रितिका के जगह T लगा देंगे. डोंट मेक दैट मिस्टेक, राइट. सो जब भी इनिशियल सेम होते हैं, डोंट टेक द रिस्क ऑफ राइटिंग जस्ट द इनिशियल्स. ऑब्वियसली वो तो आप करेंगे नहीं, बट डोंट क्रिएट वेरिएबल्स, डोंट मेक एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन मेक अ मिस्टेक, है ना. सो ऐसे चांसेस जो भी हैं आप उन्हें कट डाउन करो. यस. सो दिस वाज अबाउट फोकस, हाउ टू फोकस ऑन important parts of the given text. The last thing we are going to look at is elimination. How is elimination going to help us in answering questions? ये कई बार, not in all cases, but ये कई बार तब use होता है when we have a situation of getting a brownie. मैंने brownie के बारे में बात किया था पहले. I told you what a brownie question is, right? What is a brownie question? A brownie question is where you can answer a question from a set without even completely opening up the set. पूरे set को खोले बिना you can still try to answer that, or at least get a good idea about, good guess about what the answer could be, है ना. तो ये brownies में बहुत help करेगा. Yes, ये brownies को grab करने में बहुत help करेगा. Let's see an example here. The situation is called guesstimate. मतलब आप जो है सही आंसर तो नहीं ढूंढ सकते शायद, but you can make a good guess about the range. Let's have a look at this. So here is a question and here we have, ये एक छोटा सा सेट मैंने क्रिएट कर लिया, उसके पीछे का ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर चॉइसेस है, ठीक है. टेक अबाउट a minute or two, see if you can answer this question. देखते हैं आप लोग ये क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं कि नहीं. Mr. Mehta bought an even number of shares of ABCD and Co. that was exactly 16 2/3 of the total shares bought.
he also bought some shares of X, Y, Z and Co, which were 5 more than the number of shares of A, B, C, D and Co, but less than 23% of the total shares bought. Which of the following could be the number of X, Y, Z and Co shares bought by Mr. Mehta? This is the situation. This looks like a quant question, but let's assume के ये ना ये कोई बड़े सेट का एक पैराग्राफ है और उसके बेसिस पे ये, तो हमें पूरा सेट खोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम बस ये समझ ले तो वी कैन गेट द आंसर्स फॉर दिस. सो दे आर आस्किंग एक्स वाई जी के शेयर्स कितने हो सकते हैं. गिव दिस अ शॉट गाइस. राइट, तो अब चलो शुरू करते हैं. व्हाट डू वी नो अबाउट एक्स वाई जी? फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट डू वी नो अबाउट एक्स वाई जी. एक्स वाई जी के बारे में हमें क्या पता है? ही ऑल्सो बॉट सम शेयर्स ऑफ एक्स वाई जी एंड को विच वेर 5 मोर देन द नंबर ऑफ ए बी सी डी शेयर्स. मतलब एक्स वाई जी हैज टू बी, एक्स लिख रहे हैं उसको, एक्स हैज टू बी 5 मोर देन ए बी सी. करेक्ट, 5 मोर देन ए बी सी. मतलब क्या, यहां पे एक्स वाई जी का पूछा है, अगर ये 10 है, अगर एक्स वाई जी का वैल्यू 10 है तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? 10 minus 5 which is 5, 17 minus 5 which is 12, 19 minus 5 which is 14, 20 minus 5 which is 15, है ना. तो ये हो गए अपने एबीसी के शेयर्स. अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है? नाउ वी फाउंड आउट व्हाट आर एबीसी के शेयर्स, राइट. एबीसी के शेयर्स हमने ढूंढे. ये क्या बोल रहे हैं? मिस्टर मेहता बॉट एन इवन नंबर ऑफ एबीसी शेयर्स. इवन नंबर, सो वी नीड इवन नंबर आउट ऑफ दिस. कौन से इवन नहीं है? This is not even, 15 is not even, so you can eliminate option D. 5 is not even, you can eliminate option A, right? तो ऐसे में हमने क्या किया? Just by reading two lines, we were able to understand कि दो ऑप्शन आउट ऑफ 4, 2 are gone. This is 50-50, right? 50-50 का लाइफलाइन आपको ऑटोमेटिकली लग गया. अब अगर आपको गेस करना है, you will guess between 17 and 19, या फिर आप क्या करोगे? You will try to solve further, right? अब आगे सॉल्व करते हैं. Let's see what else is known to us. ये क्या बोल रहे हैं? Mr. Mehta bought an even number of shares that was exactly 16 2/3 of the total shares bought, है ना. तो ये जो वैल्यू है ये नहीं है, ये जाने दो, ये नहीं है, ये जाने दो, है ना. सो वी लेट गॉन 5 and 15, वी हैव 12 and 14. इनमें से हमें देखना है कि कौन सा वैल्यू, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, इंटीजर वैल्यू ही हो सकता है. शेयर्स कैन नॉट बी, नंबर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी इन डेसिमल, है ना. तो अगर हम किसी का काउंटिंग कर रहे हैं तो इट हैज टू बी अ होल नंबर. तो इन दैट केस व्हाट आर वी लुकिंग एट? क्या 12, अगर 12 किसी का 16 2/3% है, इफ 12 is 16 2/3% ऑफ समथिंग, विल इट फॉल अंडर एन इंटीजर वैल्यू और नॉट, राइट. तो हम बेसिकली क्या करेंगे? टोटल का अगर आप 16 2/3% करते हो, व्हाट इज 16 2/3%? बेसिकली 16 2/3% is 16.66%, करेक्ट. इज बेसिकली गोइंग टू बी व्हाट? 1/6, है ना. ये हमें पता है, राइट. 1/6 in terms of percentage, मतलब क्या? 100/6 is 16.66. so what we need to know is कि टोटल का 16.66% या टोटल का 1/6 is going to be either 12 or 14, 12 या 14, right. This gives us what? टोटल being 72 यहां पे, या फिर टोटल being 6 into 14 is going to be what? 60 plus 24, 84 यहां पे. तो अब हमें अगेन देखना है कि टोटल 72 है, टोटल 84 है. इनमें से आगे का देखते हैं क्लू. ये क्या बोल रहे हैं? which were 5 more than the number of XYZ के बारे में, XYZ which were 5 more than the number of shares of ABCD but less than 23% of the total shares. less than 23%, मतलब अगर हम 72 का 23% निकाले, 72 का 23% निकाले, तो the answer should be 17, or it should be less than 23% should be 17, या less than 23% should be 19. That's the idea behind it. So if you, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि बॉस ये कैलकुलेशन तो हमसे नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटर लेके करोगे, do it. What is 23% of 72? It is 16.56, right? 72 का 23% is coming up to 16.56. तो हमारा जो आंसर है should be less than 16.56, but it is 17. Yes, 72 का अगर आप 23% निकालते हैं, you get how much? You get 16.56.
यस, क्या ये वैल्यू इज दिस वैल्यू ना, इज दिस वैल्यू लेसर देन दिस वैल्यू? क्या ये 23% ऑफ 72 से लेस है? नहीं है, सो दिस इज गॉन। अल्टीमेटली दिस बिकम्स आवर आंसर, बट लेट्स चेक एंड कंफर्म। तो अब हम क्या करेंगे, विल डू 23% ऑफ 84 विच गिव्स अस व्हाट, 19.32। ये क्या आ रहा है, इसका अगर हम 23% निकालते हैं तो वी गेट 19.32। The only value that is less than 19.32 is 19. मतलब ये मैच हो रहा है. Is 19 less than 19.32? Yes. This becomes our final answer. Right? So हमें पूरा solve करना है. Obviously we have to sit and solve the entire thing. But in order to get a brownie question done, which we got it done, and number two, in order to get a good guess, है ना, between 17 and 19 आपको guess करना है. So that's what you will be ending up doing, right? Between 12 and 14 for ABC, या between 72 and 84 for total, this is what you get involved in, right? So ये guesstimate से क्या होता है, although you may not, guesstimate से आपको शायद सही आंसर ना मिले, but you can at least make a good guess. तो जैसे out of 4 options we ended up having 2, right? यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 25% से इंक्रीज होकर 50% हो गया. नाउ देयर इज अ 50% चांस बी कुड बी माय आंसर और 50% चांस सी कुड बी माय आंसर. तो अगर मैं यहां पर भी स्टॉप कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना यहां पर भी स्टॉप कर दूं, स्टिल आई हैव 50% चांस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन राइट. तो ऐसे केसेस में जहां पे आपका गारंटी है कि हाँ बॉस, आई फील लाइक दिस आंसर कुड बी राइट, यू कैन गो ahead with that, right? So guesstimate is a very good way in which you may not arrive at the right answer, but you can at least eliminate a maximum number of wrong answers. That's called elimination, right? You can use this whenever you have situation जहां पे आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट 1 मिनट 2 मिनट्स बचे हैं, उसमें मेरे को एक पूरा सेट करना है या मैक्सिमम ब्राउनीज निकालने हैं, राइट? मैक्सिमम ब्राउनीज के लिए आप क्या करोगे, बैठ के पूरा सेट सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने जो आपको बिना पूरे सेट सॉल्व के आंसर निकलने चाहिए. So this is what you will do. It is called guesstimate, right? You're going to use all of these. You're going to use all of these rules that we spoke about in terms of understanding the clues, reading the clues, understanding the language. हमने बात करी थी कि मॉडिफायर क्या होता है, राइट? कहाँ पे कैसा रूल लगता है, कहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं. ऑल दैट वी स्पोक अबाउट. वी ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ फोकस इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट, perception that is, and how elimination is going to help you in tough sticky situations. This is how. Now for the final touch, let's quickly talk about the topics that would be asked in LR, under LR, not in LR, under LR. What do we have? We have arrangements, जहां पे you have your standard linear arrangement, circular arrangement. बट कैट में आजकल डायरेक्ट लीनियर अरेंजमेंट नहीं आते बिकॉज इट हैज बिकम वे टू इजी. तो उसमें क्या करते हैं, दे कॉम्प्लेक्सिफाई इट, राइट? दे इधर पुट इन मल्टीपल लेयर्स और दे ट्राई टू ब्रिंग इन टू मेनी केसेस, ऐसे करके उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. So you have arrangements where you have linear and circular arrangements. Next you have distribution, which is basically a multi-layered arrangement only. Distribution में क्या होता है, you have, let's say there are 5 people, right? There are 5 players. उनके टोटल बैटिंग कितने रन्स उन्होंने बनाए, कितने बॉल्स में उन्होंने बनाए, what was their average, ऐसे करके they'll give you multiple factors, right? So in these factors you have to arrange them accordingly based on the clues and conditions given, right? Next you have games and tournaments, जहां पे you have games या tournaments based set, जहां पे अपना जो ओरिजिनल सिचुएशन होता है, it is based on a game, right? It could be a sport, it could be a standard sport like cricket, football, hockey or whatever, or it could be a made up game, जहां पे ऐसा गेम है कि 5 कॉइन है, आपको एक एक कॉइन ही उठाना है, कौन सबसे लास्ट कॉइन उठाता है वो हार जाता है. दिस काइंड ऑफ गेम पिकिंग कॉइन्स, दीज आर ऑल नॉट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, नॉट स्टैंडर्ड गेम, मेड अप गेम्स, है ना? देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक, आप बांटेंगे, जिसको भी हाईएस्ट कार्ड आया वो विनर. दीज काइंड ऑफ गेम्स आर मेड अप गेम्स, दीज आर नॉट स्पोर्ट्स, है ना? तो ऐसे बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे यू हैव स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ द गेम, जहां पे पॉइंट्स कैसे लगते हैं या गेम का जो शेड्यूल होता है, शेड्यूलिंग होता है, वो कैसे होता है. इट्स इधर राउंड रॉबिन, जिसे हम बुलाते हैं लीग गेम, या फिर इट कुड बी अ नॉकआउट. सो राउंड रॉबिन में क्या होता है, एवरीबडी गेट्स अ चांस टू प्ले विद एवरीबडी एंड बेस्ड ऑन द पॉइंट्स जो भी टॉप में है वो जीतता है. और एक नॉकआउट क्या होता है, ओनली अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल गेट टू प्ले विद ईच अदर, एंड उसमें अगर कोई हार गया तो वो टूर्नामेंट से बाहर है, राइट? दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस फॉल अंडर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स.
देन वी हैव मैप्स एंड नेटवर्क्स, जहां पे अ सिचुएशन, अ मैप कैन बी गिवन टू यू, राइट? जैसे हमने देखा था क्वेश्चन वेयर वी वर गिवन अ मैप ऑफ अ मेट्रो नेटवर्क, we were given a map of how the seating in an airplane is done. These kind of questions fall under maps and networks, जहां पे आपको मैप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, you have to sit and make it, right? And the last kind of question is called puzzles, जहां पे सब कुछ आता है. मैथ बेस्ड पजल्स केसलेट बुलाते हैं हम उसे, मैथ बेस्ड आता है, डेटा बेस्ड आता है, प्रॉपर लॉजिक बेस्ड आता है, ऑल दीज फॉल अंडर पजल्स, राइट? देन देर आर सम टॉपिक्स जो प्योर एलआर भी नहीं है, प्योर डीआई भी नहीं है, उसे हम बुलाते हैं एलआर बेस्ड डीआई, वेर यू हैव वेन डायग्राम्स, जहां पे आपको डीआई डेटा का यूज भी करना है एंड लॉजिकल अप्रोच भी लेना है, दैट्स कॉल्ड वेन डायग्राम्स. एंड वी हैव द नेक्स्ट थिंग कॉल्ड मिसिंग डेटा, जहां पे कोई टेबल कोई चार्ट में कुछ डेटा हटा देंगे, क्लूज कंडीशंस दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको फिल इन करना है. ऑल ऑफ दीज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फाउंडेशन वीडियो. इन सबके फाउंडेशन वीडियोस आप देखोगे, यू आई गिव यू अ प्रॉपर लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप डायरेक्टली जाओ सर्च कर लो, राइट? फाउंडेशन बैच का एक्सेस सबके लिए फ्री है. जस्ट गो टू द वेबसाइट और पीडब्ल्यू का ऐप एंड सर्च फॉर एमबीए फाउंडेशन, आपको सारे वीडियोस आ जाएंगे वहां पे, वहीं से आप देख के यू कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ देम. So like I said, linear arrangements में you have horizontal and vertical. In under arrangement, linear arrangement होता है जहां पे horizontal arrangement होता है, vertical arrangement होता है. What does it mean? If people are seated like this, ये हो गया आपका horizontal arrangement. If there are people standing in a queue, ये हो गया linear arrangement. या किसी floor, किसी building के floors का arrangement है, that also, right? The second thing we have a circular arrangement, जहां पे you have clockwise and anti-clockwise, where you have people facing the north, people facing the center, people facing away from the center. All these situations, हर situation in detail foundation में discuss किया है. ये रहा arrangements का link for foundation. Okay, इसमें arrangements 1 में हमने linear arrangement discuss किया है and arrangements 2 में circular arrangement discuss किया. So you can go ahead and have a look at that. Moving on to distribution, it is based on the number of factors that are considered, right? Number of factors का क्या मतलब है? Like I said, जैसे there are 5 players, say A, B, C, D, E, okay? These are the players. अब यहाँ पे क्या होता है? The arrangement could be made on, say, what is their jersey number? Yes, jersey number पे होगा situation. There will be how many runs they scored. Yes, what was their bowling average? Something like that. है ना? यहाँ पे जितने जितने आपके इकोनॉमी और व्हाटएवर जितने जितने फैक्टर्स होते हैं, द नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने जितने बढ़ते जाते हैं, उतना उतना वो सेट कॉम्प्लेक्स होते जाता है, राइट? वी हैव सीन सिचुएशंस जहाँ पे फैक्टर्स हैव गॉन एज फार एज 6-7, 6 फैक्टर्स 7 फैक्टर्स वाले सेट भी आते हैं इन कैट. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि we come across at least two sets which are based on distribution. Distribution के अंडर ही, अंडर distribution we have scheduling या planning जिसे आप बोलते हैं. yes, जो भी आपके grid based questions होते हैं, जो भी आपके matrix based questions होते हैं, all of these are based on distribution only, है ना? So you have to get comfortable with distribution, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन है बट उसमें ऐसा सिचुएशन लाइक दिस, राइट? या मैप्स एंड नेटवर्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे ऐसा सिचुएशन. तो पजल्स है जहां पे ऐसा सिचुएशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी टॉपिक. यू हैव टू बी कंफर्टेबल. अ लॉट ऑफ टाइम्स वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आंसर कर सकते हैं. So do not forget to watch this video. Link यहाँ पर है. Distribution के ऊपर है. I've given a very good example that will help you understand how distribution is, how it is important. And इसके बाद जब हम lectures करेंगे, when we get into the batch and do the lectures, we will do more and more examples on this. ठीक है? Next we have games and tournaments. Like I said, we have standard games and we have non-traditional games, right? Standard games में क्या होता है? Under standard games you have the standard rules of scheduling, जो कि क्या है? Round robin, where each player, each team या each player जो भी, each participant gets to play with other participants once, all the other participants once, within a group, within a league, right? Double round robin क्या होता है? Same thing. So I'll give you an example. Round robin, for example, if there are 3 players
A, B and C, right? तो राउंड रॉबिन में क्या होता है? इन राउंड रॉबिन यू हैव मैचेस, A वर्सेस B का एक मैच होगा, A वर्सेस C का एक मैच होगा, B वर्सेस C का एक मैच होगा. दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन, राइट? डबल राउंड रॉबिन क्या होता है? जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ क्लब गेम्स, राइट? क्या होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल लिवरपूल और मैनचेस्टर का गेम चल रहा है, तो देयर विल बी वन गेम दैट इज प्लेस्ड इन, दैट इज कंडक्टेड इन एनफील्ड एंड अनदर गेम दैट इज कंडक्टेड इन ओल्ड ट्रैफर्ड, राइट? तो ऐसे चलता रहता है, राइट? तो दो दो गेम्स होते हैं, होम गेम अवे गेम बोलते हैं, होम गेम एंड अवे गेम. दैट्स कॉल्ड राउंड, डबल राउंड रॉबिन, है ना? जहां पे यू हैव होम गेम वर्सेस अवे गेम, जस्ट लाइक इट हैपेंस इन आईपीएल ऑल्सो, है ना? आईपीएल में भी क्या होता है? लेट्स से इफ देयर इज अ गेम बिटवीन सीएसके एंड एमआई, एक गेम होता है इन चेपॉक चेन्नई, एक गेम होता है इन वानखेड़े मुंबई, राइट? वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई. सो दैट्स कॉल्ड होम गेम अवे गेम. दिस इज नॉट मैंडेटरी, नहीं है होम गेम अवे गेम ही हो, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है? एंड देन वी हैव नॉकआउट. नॉकआउट क्या होता है? ऑल योर क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल, दीज आर कॉल्ड नॉकआउट गेम्स. क्यों? क्योंकि वंस यू लूज अ मैच, एक बार आप मैच को हार जाए, आप टूर्नामेंट से बाहर है, राइट? यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन जहां पे सेमीफाइनल्स में हारने के बाद यू स्टिल गेट टू गो इनटू द फाइनल्स, देन द गेम इज रिग्ड, है ना? तो नॉकआउट मींस व्हाट? वंस यू लूज अ मैच यू आर आउट ऑफ द गेम. बट जो राउंड रॉबिन या डबल राउंड रॉबिन में, इफ यू लूज अ मैच यू जस्ट डाउन ऑन द टेबल, है ना? टेबल में आप नीचे आ जाते हैं, पॉइंट्स टेबल में आप नीचे आ जाते हैं, बट यू आर नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट जस्ट येट, ठीक है? एंड देन यू हैव नॉन ट्रेडिशनल, यू नो, नॉन ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सिचुएशंस, जहां पे या तो कोई स्पोर्ट्स बेसिस पे होता है. लेट्स से अ सिचुएशन क्रिएटेड इन चेस, है ना? एक क्वेश्चन आया था कैट में जहां पे आपको चेस बोर्ड दे दिया था, दे हैव गिवन यू अ चेस बोर्ड एंड देन दे हैव आस्क्ड यू सिचुएशंस कि अगर क्वीन यहां पर होती तो कितने पीसेस वेर अंडर अटैक, अगर यहाँ पे क्वीन है तो कौन से बॉक्सेस में अगर पीस रखेंगे तो अंडर अटैक होता. तो ऐसे सिचुएशंस आर क्रिएटेड when you have separate kind of sports, right? There was a set based on javelin, there was a set, so you know, they bring in their creativity there, right? alag alag sports, alag alag situations create karte and they ask. And the next non traditional type of you know, games and tournaments are either based on card or dice or coins. Us basis par bhi you have questions from games and tournaments. Normally a lot of people skip games and tournaments. I do not, I never recommend people to skip anything. कोई भी लेक्चर स्किप मत करो, कोई भी टॉपिक को कंप्लीटली अवॉइड मत करो कि नहीं बॉस ये नहीं करेंगे, दिस टॉपिक इज नॉट अप टू अस, वी विल नॉट डू. नेवर स्किप, नेवर ओमिट एनीथिंग डायरेक्टली जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे एक ही इजी सेट आया, लेट्स से 4 में से सिर्फ एक इजी सेट आया, डेफिनेटली डूएबल सेट है, बट वो उस टॉपिक से जिसको आपने स्किप किया, राइट? ऐसे सिचुएशन में देन वी आर इन डीप ट्रबल, बिकॉज अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें. ये हमने प्रैक्टिस नहीं किया, इसका हमने लेक्चर नहीं देखा, इसमें जो टर्म्स यूज्ड है हमें उसका कोई आइडिया नहीं है, बट हमें ये सेट करना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी 3 काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट? सो नेवर एवर स्किप एन एंटायर टॉपिक जस्ट बिकॉज यू आर अनकंफर्टेबल. अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, उसके बेसिक्स देखो, फाउंडेशन देखो, एसेंशियल्स देखो, वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स टू गेट कंफर्टेबल विद इट. कंफर्ट आपको बनाना पड़ेगा, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट कि हाँ बॉस इसमें मैं कंफर्टेबल है. You are comfortable in a particular topic because you were earlier you knew about it, है ना? So that's the same situation there. Here is the link for games and tournaments का foundation, जहां पे मैंने in detail समझाया है राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन क्या होता है, या लीग स्टेजेस या ग्रुप स्टेजेस क्या होता है, और नॉकआउट स्टेज क्या होता है, और हाउ इज द सिचुएशन डन. पॉइंट्स कैसे कंसीडर करते हैं, व्हेन डू वी कंसीडर एडिशनल इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे क्रिकेट में वी कंसीडर नेट रन रेट, इन फुटबॉल वी कंसीडर गोल डिफरेंस, राइट? तो ये सब सिचुएशन हमने इस फाउंडेशन में डिस्कस किया है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैप्स एंड नेटवर्क्स. मैप्स में, अंडर मैप्स, a map could be given to you or not. Diagram देना नहीं देना depends upon the set, right? Sometimes we have diagrams given to us, sometimes हमें diagram नहीं दिया जाता है. तो मैप्स में you have questions जहां पे होते हैं distance based, कि प्लेस A टू प्लेस B इतना डिस्टेंस है, C टू D इतना डिस्टेंस है, हाउ डू यू ट्रैवल फ्रॉम A टू D, टेकिंग द स्मॉलेस्ट रूट पॉसिबल, लीस्ट लॉन्गर रूट पॉसिबल, शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल, ऑल ऑफ दैट, राइट? सेम थिंग इज टाइम बेस्ड. Yes, how to travel from place A to place B with the least amount of time taken. Time reduce करना है, time maximize करना है, all of that. Then we have situations जहां पे we have with or without diagram, right? अगर with diagram है, you need to understand how to read and understand the given map.
अगर विदाउट डायग्राम है तो आपको ये देखना पड़ेगा हाउ टू मेक दैट मैप. ओके, नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क्स. जहां पे नेटवर्क्स में क्या होता है, you may not have places, you may or may not have places, but then the idea is the arrangement of it, right? So यहाँ पे it could be based on the placement, जैसे हमने अभी बात करी थी चेस वाले क्वेश्चन की, राइट? सो चेस वाला क्वेश्चन जो था that can also be considered as placement based. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्लेस कर रहे हैं. There was one more set asked in CAT, actual CAT क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, where you had intersection, street के intersections होते हैं, कौन सा पर्सन कौन से इंटरसेक्शन पे खड़ा है, राइट? ऑल ऑफ दीज आर नेटवर्क बेस्ड. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी विद और विदाउट द डायग्राम्स. ओके, तो हियर इज मैप्स एंड नेटवर्क्स, हियर इज द लिंक फॉर दैट, जहां पे हमने जितना मैक्सिमम हो सकता है बेसिक समझाया है मैप्स एंड नेटवर्क्स का. मूविंग ऑन टू पजल्स. अंडर पजल्स यू हैव टू मेनी कैटेगरीज, क्योंकि एक पजल कुड बी एनी काइंड ऑफ अ पजल. एक पजल दे दिया बस. अ पजल इज एनीथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम, सम लॉजिक, सम मैथ, some understanding of the language, सब कुछ मिक्स होता है एक पजल में, है ना? So I've tried to curate a list of possible asked puzzles. Number based puzzles होते हैं जहां पे math involved होता है, right? We have say simple situation जैसे even odd का arrangement हो गया, prime number composite number का arrangement, something of that sort, right? Clues में होते हैं कि it is a perfect square, clues में होते हैं कि it is divisible by 3, clues में होते हैं कि average दिया हुआ, ऐसा something. नेक्स्ट वी हैव बाइनरी लॉजिक विच इज योर स्टैंडर्ड पजल, जो हम कई बार पजल बुक्स वगैरह में भी देखते हैं कि देयर इज अ ट्रूथ टेलर, देयर इज अ लायर एंड देयर इज एन ऑल्टरनेटर. ट्रूथ टेलर के ये दो स्टेटमेंट्स है, लायर के ये दो स्टेटमेंट्स है, और ऑल्टरनेटर के ये दो स्टेटमेंट्स है. यू हैव टू फिगर आउट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हु इज द ट्रूथ टेलर, हु इज द लायर, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ये आता है बाइनरी लॉजिक में. देन यू हैव प्रॉपर क्वांट्स बेस्ड पजल्स, जहां पे नॉट जस्ट बेसिक मैथ, नॉट जस्ट बेसिक नंबर्स, बट higher level of quants is also used. जैसे कि percentages used होते हैं वहां पे, you have ratios used. We've had situation जहां पे एक direct question आया था based on mixtures and alligation, right? Time speed distance पे आते हैं questions जहां पे you have to calculate the average speed, or you have to calculate the time taken to move from one place to another based on the distance and the speed. ऐसे situations आते हैं. Then you have miscellaneous, which includes every other type of puzzle that can ever be created, right? So this is puzzles. Puzzles भी काफी frequently tested है, क्योंकि कोई भी सेट होता है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं. that turns out to be a puzzle in short, right? तो puzzles के भी दो वीडियोस हैं. You have puzzles 1 and puzzles 2. puzzles 1 में हमने numbers and binary logic यूज किया है, के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, and 3 and 4 में in puzzles 2 we've looked at quants based and miscellaneous, right? So I know the list is very long. sir आप इतना सारा काम दे रहे हैं हमें, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? You have time. The big advantage for you guys at this stage is आपके पास काफी टाइम है, right? So instead of wasting time sitting and thinking कि कैसे करेंगे, start figuring out when to start, है ना? Immediately चालू करो, make a big planner, match your planner with the batch, है ना? जो भी आपका बैच, अगर आप बैच में हैं, बैच का जो शेड्यूल है उसके साथ मैच करो. देखो इस हफ्ते क्या लेक्चर होने वाला है, बस उसके फाउंडेशन देख लो, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड नेक्स्ट वी हैव LR बेस्ड DI, वेयर यू हैव वेन डायग्राम्स एंड यू हैव मिसिंग डेटा. तो वेन डायग्राम्स में क्या होता है, यू हैव योर स्टैंडर्ड सेट्स, जहां पे यू हैव 2 सेट वेन डायग्राम, 3 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम. रिसेंटली बहुत ज्यादा फेमस हो गया, 4 सेट वेन डायग्राम्स बनते हैं, राइट? Then you have questions based on maximum and minimum, right? जहां पे there could be some values missing, and उसमें से आपको ढूंढना है कि maximum possible intersection value क्या हो सकता है. How many people bought both English and mathematics की book? So when that happens, what is the maximum possible value of the people who bought both? What is the maximum possible value of people who bought neither of the books? All these come under maximum and minimum. And then you have some complex Venn diagram sets, जहां पे the set may look like a Venn diagram set, but it may not be, or the set may not look like a Venn diagram set, but it is, right? So ऐसे बहुत सारे हमने examples देखे हैं in the previous year questions. You can go check out the videos of the previous year questions also to understand what's what. On the other hand, we will also be dealing with all of these again, so don't worry about that, ठीक है? And the next we have is missing data, जहां पे in the given chart, in the given table, कोई भी table है, कोई भी chart है, या also in the form of text, some data could be missing. उसके बाद में यू विल हैव सम क्लूज एंड कंडीशंस, या आपको खुद का लॉजिक लगा के उन्हें
fill करना है. Once you fill the entire data, then you go ahead and answer the questions, right? So missing data is very much close to distribution. The distribution में पूरा data ही missing होता है, इसमें some data would be missing. That's the only difference. This is LR based DI या DI based LR, क्योंकि इसमें ना सिर्फ data but logic का भी use हो रहा है, ना सिर्फ logic data का भी use हो रहा है. ठीक है? तो here is the entire playlist. ये पूरा playlist का link है LR based DI का. You can directly watch both the videos of Venn diagrams and of missing data as well from there. ठीक है? So just to reiterate things, आपका टास्क क्या होने वाला है? Have a look at the schedule. Figure out इस वीक में कौन सा टॉपिक आपके लेक्चर में आने वाला है, आपके बैच में आने वाला है, and on the basis of that watch the foundation. सबसे पहले तो जाओ अपना शेड्यूल देखो बॉस, क्योंकि कई लोग अभी तक शेड्यूल नहीं देखे हैं, आपको पता नहीं क्या टॉपिक कब होने वाला है. या फॉर आवर व्यूअर्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बैच, मेक योर शेड्यूल. टॉपिक्स अवेलेबल हैं, you can go ahead and make the schedule, figure out क्या topic कब करना चाहिए, what would be the right time to do that, right? Schedule बनाओ या देखो. Watch the foundation. Foundation videos are available for free both on YouTube as well as on the app or the website. तो जाओ, check it out, right? PW app पे जाके check कर लो if you want to keep a track of things, या YouTube पर भी आप देख सकते हैं. Then you also have to focus on the DPPs. तो foundation के भी DPPs हैं, right? Same thing applies for essentials. Essentials देखो and then go solve the DPPs also. So it is very important that you do all of these before getting into the actual class, because this is going to give you a good grip on the topic. भले ही आप उसमें मास्टर ना बन जाए, but जो terms जो jargons हम use करेंगे उसके आप used to हो जाओगे. Yes. And then one very important thing, we've already discussed this, but I like to bring that again. कि DILR is not a standalone subject. ये कोई अलग से subject नहीं है, right? DILR is a mix of quant as well as verbal. So you have to get comfortable with both of them, है ना? अगर आप दोनों में comfortable नहीं हैं, you will definitely face issues. It is not like कि हमने स्कूल में इंग्लिश अलग से पढ़ी थी, हिंदी अलग से पढ़ा था, मैथ्स अलग से पढ़ा था, साइंस अलग से पढ़ा था, तो these are not interlinked. ऐसा नहीं है सिचुएशन. यहाँ पे these are definitely interlinked. मतलब in order to master LRDI, you have to first master quant and you have to first master verbal. Only then you can come close to mastering it. या master नहीं भी करना, master करके क्या करना है हमें? The entire purpose is to get away with the set, survive through the entire section of DLR and get good score there, right? So that's the idea. So you have to get comfortable with quant as well as with verbal in order to get comfortable with DILR. ठीक है? So a quick 2-minute summary. We've done fundamentals of logical reasoning, जहां पे हमने देखा clues को कैसे पढ़ते हैं, how to read the clues. We have looked at how to understand the language. हमने ये देखा कि changing perception कैसे होता है. We've seen what elimination, how to use elimination. Yes. तो हमने ये सब देखा है. We've get into how to focus on the important parts of the given information of the given instructions. हमने देखे कौन से टॉपिक्स अंडर LR में आते हैं, कौन से टॉपिक्स अंडर LR based DI में आते हैं. So I've given you a very good overview of what is what. The idea is to now get into action. अभी भी अगर आप ढीले हैं, अभी भी अगर आप सोच रहे कि करना है नहीं करना है, please understand you have time. This is ample amount of time. In fact, this is the perfect amount of time you require to crack a test like CAT. ठीक है? Upcoming lectures. So we've already done fundamentals of DI. हमने fundamentals of LR भी कर लिया है. Upcoming lectures में क्या होने वाला है? We are going to see applications of arithmetic in LRDI. Arithmetic कैसे यूज होता है? जो quant का जो arithmetic part है वो LRDI में कैसे यूज होता है? Algebra कैसे यूज होता है? Number system कैसे यूज होता है? Advanced math कैसे यूज होता है? Right? These are part of essential videos. तो ये आगे आगे आते रहेंगे. With this, I'd like to leave you with some tasks. Go ahead, जो भी हमने बताया था, have a look at that. All the videos, सारे वीडियोस जो भी आपको देखने हैं उसके लिंक्स मैंने लगा दिए हैं. इतना भी हमने कर दिया है. All you have to do is put in some efforts, because at the end of the day you need to understand कि ताली जो है दोनों हाथों से बजती है. So we've done our part, you also have to do your part, and only then we'd be able to crack a test like CAT. I hope this video was helpful for you. If you have any questions, any queries, feel free, put it in the comments.
I'll personally make sure that I take them into account in my next video. All the very best, guys.